कोई वक्त की ज़मीन में कहीं पर झुग्गी बना के रह रहा है, कोई कहीं रह रहा है, तो उसको अच्छा नहीं कर सकते हो, तो कम से कम उनको जीने खाने का रास्ता नहीं दे सकते हो, तो उनको क्यों कभी बुलडोजर चलवाओगे, तो कभी कुछ करोगे, कभी क्या तमाशा मचा के रखोगे। मुझे लगता है कि वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ये दिखाने की ज़्यादा कोशिश किए हैं कि हम बीजेपी के काफ़ी करीबी हैं, और बीजेपी के जो मंत्री भाषा बोल रहे हैं, जिस तरह से किरण रिजिजू की भाषा रही है कि किसी भी स्तर पर वो मतलब देखेंगे, ये सब क्या भाषा है। आप सारे लोग ट्विटर में पढ़ लीजिए, सारे लोग सोशल मीडिया में पढ़ लीजिए। आर्टिकल 141 में जहां स्पष्ट तरीके से बोला गया है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के पास यह पावर है कि किसी भी कोई भी बिल आता है, कोई भी एक्ट आता है, उसके बारे में वो डिनोटिफाइड कर सकता है। साथियों नमस्कार। वक्फ अमेंडमेंट बिल 2025 लोकसभा राज्यसभा से पास होने के बाद विवादों के घेरे में है और सुप्रीम कोर्ट में 2 दिन लंबी सुनवाई चलने के बाद इस बिल के 3 मुख्य पॉइंट्स पर स्टे लग चुका है। सरकार की तरफ से जवाब देने के लिए 7 दिन का समय मांगा गया है और इन 7 दिनों के भीतर जो यथास्थिति वक्फ बोर्ड और वक्फ काउंसिल के कामकाजों पर है वो यथास्थिति बनी रहेगी। दूसरा पॉइंट, वक्फ बाय कोर्ट, वक्फ बाय यूजर या फिर वक्फ बाय डीड, चाहे जो हो जाए इन 7 दिनों के भीतर उसको डी नोटिफाई नहीं किया जाएगा। और इसमें तीसरा मुख्य पॉइंट यह है कि केंद्र सरकार कोई भी नई नियुक्ति नहीं कर सकती है वक्फ के मामले पर। ये 3 पॉइंट्स पर स्टे मिल गया है, लेकिन ये स्टे मिलने के बाद भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ साहब का एक बड़ा बयान सामने आया। वे कहते हैं कि लोकतांत्रिक स्थिति में अब सुप्रीम कोर्ट एक घातक मिसाइल की तरह हो गया है। घातक मिसाइल की तरह, ऐसा शायद बयान कभी नहीं सुना गया था। सर, हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट नरेंद्र मिश्रा जी हैं। सर, उपराष्ट्रपति का ऐसा बयान आना सुप्रीम कोर्ट के लिहाज से ये कितनी बड़ी बात है कि क्या अब हम सुप्रीम कोर्ट की भी ना सुनने की अब जिद पे अड़ गए हैं? देखिए, मैं आपके माध्यम से ये बोलना चाहता हूँ और आपकी क्रेडिबिलिटी के आधार पर मैं पूरे देश को बोलना चाहता हूँ कि जो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने बोला है, उनको उनकी जो नियुक्ति है और नियुक्ति के साथ में जो उनके पद की गरिमा है, उसके बारे में पर्याप्त तरीके से संविधान में लिखा है, उसको पढ़ना चाहिए। ही वॉज ऑल्सो लॉयर ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एंड ऑल्सो अ मेंबर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, तो उनको मुझे बहुत सारी चीज़ों के बारे में बोलने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी, इसी के साथ में उन्होंने यह साबित कर दिया है कि संविधान को जानबूझ करके यदि किसी व्यक्ति को, जनता को गुमराह करना है या राजनीतिकरण करना है, तो यह एक अलग मुद्दा हो सकता है। पर यदि वो संवैधानिक पद में हैं बैठे हुए, तो संविधान के आर्टिकल्स 143 में आप स्पष्ट तरीके से पढ़ लीजिए और साथ में आर्टिकल 141 में भी पढ़ लीजिए। आर्टिकल 141 में जहाँ स्पष्ट तरीके से बोला गया है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के पास यह पावर है कि किसी भी कोई भी बिल आता है, कोई भी एक्ट आता है, उसके बारे में वो डिनोटिफाइड कर सकता है, उसको क्लैरिफाइड कर सकता है, उसको जस्टिफाइड कर सकता है। आर्टिकल्स 141 क्या कहता है, मैं स्पष्ट तरीके से आपके सामने बोल भी रहा हूँ। द लॉ डिक्लेयर्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट टू बी बाइंडिंग ऑल कोर्ट्स, कहता है कि यह आर्टिकल 141 में सुप्रीम कोर्ट जिन भी चीज़ों को आर्टिकल्स के सेक्शंस में अमेंड करने के लिए जिन चीज़ों को भी लेके आएगा, वो सारी कोर्टें अपने आपस में बाध्य हो, और कोर्ट बाध्य हो तो ध्यान रखना है कि कार्यपालिका भी उसमें कहीं न कहीं पर वो बाध्य हो जाएगी, ध्यान रखने की जरूरत है। पर इसी के साथ में प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को लेकर के आर्टिकल 143 स्पष्ट तरीके से क्लियर कर देता है। इसी को लेकर के मैंने आपके माध्यम से बोला भी है। आर्टिकल 143 इज द इंट्रोड्यूस टू द इंटायर पीपल्स ऑफ द इंडिया व्हिच इज ऑलरेडी रनिंग दिस। कहता है कि पावर ऑफ द प्रेसिडेंट टू द काउंसिल कंसल्ट द सुप्रीम कोर्ट। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को कंसल्ट करना है किसको? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को करना है। क्यों? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन की यदि बात आएगी, यदि किसी भी न्यायिक समीक्षा की बात आएगी, किसी भी चीज़ की जजमेंट की बात आएगी, किसी भी चीज़ की वर्डिक्ट की बात आएगी, क्लैरिफिकेशन की बात आएगी और इसके साथ में फंडामेंटल राइट्स की बात आएगी, तो सुप्रीम कोर्ट से आपको पूछना अनिवार्य है, मैंडेटरी है। आर्टिकल 143 से इंट्रोड्यूस टू ईयर से हम उस लाइनों को भी पढ़ना चाहते हैं जिससे धनखड़ साहब का जवाब इस कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 143 पर कहां पर जाकर के ओवरलेप हो रहा है प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पदों पर, यह आपको समझ लेने की पूरी जरूरत है। जजमेंट भी मैं रिलाई कर दूंगा जिसके आधार पर ये सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। ये पावर टू द प्रेसिडेंट टू काउंसिल ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इफ एनी टाइम इट अपीयर टू द प्रेसिडेंट दैट द क्वेश्चन ऑफ लॉ, किसी भी समय पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया किसी भी क्वेश्चन को लेकर के कभी भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से वो पूछ सकता है, कभी पूछ सकता है। ये पहली बात। दूसरी बात यहीं पर बोली जा रही है, द फैक्ट हैज अराइजन आर लाइकली टू बी अराइज
एंड विच इज द सच अ नेचर एंड सच द पब्लिक इंपॉर्टेंस के लिए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के लिए बोला जा रहा है। वाइस प्रेसिडेंट तो उससे बहुत छोटी पोस्ट होती है। भारत देश का जो सबसे बड़ा प्रथम नागरिक है, इसके बारे में संविधान में स्पष्ट लिखा है, वह पूछेगा, वह ये भी पूछा रहा है कि पब्लिक डोमेन की चीजें होनी चाहिए, पब्लिक रिलाय की चीजें होनी चाहिए, नेचुरल जस्टिस की बात होना चाहिए, इसके साथ में पब्लिक के क्वेश्चनों से जुड़े हुए चीजें होनी चाहिए। जब वह पूछेगा तो फिर ऐसे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने कैसे क्वेश्चन कर दिया? मुझे तो इस चीज में कहीं पर भी, और इस आर्टिकल्स को मैं आपके सामने भी कोट कर रहा हूं, आप भी इसको जनता के सामने दिखाइए। आर्टिकल 143 में मैंने आपको स्पेशल लिखा है यहां पर कैसे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को करना है, और आर्टिकल 141 में यहां पर स्पष्ट तरीके से बोला गया है, जहां पर जजमेंट भी कोर्ट ने दिया है। सहारा का बहुत बड़ा जजमेंट था, जस्ट वेट, सहारा का जजमेंट है, मैं उसको रिफर भी आपके सामने पर के दे रहा हूं। उसमें स्पष्ट तरीके से बोला गया है कि कोर्ट को यह पावर दिया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट हर जजमेंट को, जितने भी जजमेंट होंगे, कोई भी स्टेट हो यानी हाई कोर्ट्स हो या पार्लियामेंट कोई भी बिल को बना करके एक्ट लेके आती है, तो उसकी समीक्षा, नेचुरल जस्टिस की समीक्षा, उसके साथ में फंडामेंटल राइट्स की समीक्षा, उसके साथ में कॉन्स्टिट्यूशनल समीक्षा, कौन कौन से राइट्स हमारे वायलेशन में हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि सारी चीजें पब्लिक के लिए बनाई गई है, न कि आपको पोस्ट में बैठा दिया गया है उसके लिए बनाई गई है। यह चीज ध्यान देने की जरूरत। मुझे लगता है कि वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ये दिखाने की ज्यादा कोशिश किए हैं कि हम बीजेपी के काफी करीबी है, और बीजेपी के जो मंत्री भाषा बोल रहे हैं, जिस तरह से किरण रिजिजू की भाषा रही है कि किसी भी स्तर पर वो मतलब देखेंगे, ये सब क्या भाषा है? आप सारे लोग ट्विटर में पढ़ लीजिए, सारे लोग सोशल मीडिया में पढ़ लीजिए, यानी जजमेंट अपने फेवर में आ जाए। हजारे गलतियां हमने किया है, किसी भी एक माइनॉरिटीज को, किसी व्यक्ति विशेष को आप परेशान कर दो, पीड़ित कर दो, कोई भी ना बोले, जुडिशरी में ताला लगा दो, यानी जो भी होगा बीजेपी जो कह दे वही नियम है, बीजेपी जो कह दे वही शासन है, बीजेपी जो न्यायिक समीक्षा कर दे वही कानून है, यानी जिसको बीजेपी निर्दोष साबित कर दे वो निर्दोष है। नहीं तो जैसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के ऊपर माथे पर तमाम टीका लगा लगा करके पोस्ट करवा रहे, वो क्या दिखाना चाहते हो आप? जो भारत देश के संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति है, उसने स्पष्ट कहा है कि हम जब इस कुर्सी में बैठते हैं तो किसी भी धर्म की बात नहीं करते हैं, हम तो सिर्फ कहते हैं कि दैट पार्ट दिस पार्ट। दैट पार्ट का मतलब दिस इज द पिटिशनर साइड, दिस इज अपोजिट साइड। अब सोशल मीडिया में नहीं, पूरे ओपन मीडिया में बोला है कि मैं ओपनली बोल रहा हूं इस चीज को लेकर के। ये जहां पर बातें हो तो आप कैसे इस चीज को समीक्षा करेंगे? यह पूरे क्वेश्चन का पहला ग्राउंड था जी। सर, धनखड़ साहब ने यह भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के पास केवल एक ताकत है, आर्टिकल 145(3) की, कि वो जो कॉन्स्टिट्यूशन की है वो व्याख्या कर सकते हैं। वो केवल एक ताकत की बात कर रहे हैं, और हम कई बार सुन चुके हैं कि 142 में वो किसी भी बनाए हुए कानून को अपना आदेश लाकर रिपील भी करवा सकते हैं और उस पर स्टे भी लगवा सकते हैं। मुझे लगता है कि धनखड़ साहब को ना जो आर्टिकल्स 145 का सेक्शन 3 है उसको पढ़ लेना चाहिए। आर्टिकल्स का सब उसको मैं पढ़े दे रहा हूँ, आपके सामने दिखा भी दूंगा। ये नहीं कहता है माननीय उपराष्ट्रपति महोदय, आप लॉयर रहे हैं, सीनियर हैं हमारे, मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाहता हूँ, ये कह रहा है कि रूल्स एज टू द प्रोसीडिंग इन द सुप्रीम कोर्ट, रूल्स जो होंगे सुप्रीम कोर्ट के, जो आप रूल्स बनाए हो उनके लिए बोल रहा है कि प्रोसीडिंग इन द कोर्ट फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ द एनी राइट्स, जिसकी मैंने पहले बात, कोई भी जो व्यक्ति विशेष के कानूनी अधिकार नहीं, संवैधानिक अधिकार जो दिए गए हैं उसके आधार पर सुप्रीम कोर्ट कहीं पर भी बैन लगा सकती है। एक नहीं, कोई बिल हो, कोई एक्ट हो, कोई भी सेक्शन, कुछ भी होगा, सब में इसमें पावर दिया गया है। तो यहाँ पर जो वायलेशन हो रहा था वो आर्टिकल 25, 26 का हो रहा है, जहां पर फंडामेंटल में इन चीजों को, सारी चीजों को समीक्षा के तौर पर स्पष्ट तरीके से बोला गया है। आर्टिकल 25 जहां स्पष्ट ये करता है कि किसी भी व्यक्ति को धर्म की स्वतंत्रता देता है, तो वहीं पर आर्टिकल 26 धर्म का प्रबंधन कैसे किया जाए, उसका मैनेजमेंट कैसे किया जाए, इसको लेकर के स्वतंत्रता देता है, जिसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 145 में जो स्पष्ट तरीके से बोला गया, आर्टिकल 145 के सब क्लॉज 3 पर, उसी को पढ़ने की जरूरत थी। और ये कह करके कि उनके पास और कुछ नहीं है, तो जो जब उन्होंने आर्टिकल्स के 145 के पारा नंबर 3 में स्पष्ट कर दिया गया कि संविधान का जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो इसके साथ में फंडामेंटल राइट्स है, तो आर्टिकल 12 से उठा के 32 तक पढ़ लीजिए आप, अपने आप सारी चीजें क्लॉज में आ गई। जब वो शक्तियां आपको मिल गई तो बाकी क्या बच रहा है? फिर तो बहुत सारी नियुक्तियां होती है प्रेसिडेंट की, आर्टिकल 45 से उठा के पढ़ लीजिए। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आएगा तो इलेक्शन कमीशन 341 में आ जाएगा, इसके साथ में आप देंगे ऑडिटर ऑफिसर ऑफ द इंडिया हो जाएगा कैग, तो इसके साथ में आप देंगे सूचना आयोग आ जाएगा, ये सारी चीजों की नियुक्तियां हो जाएंगी।
और क्या बचता है इसमें? और इसके साथ में और कुछ देखना है तो आप जुडिशरी का अपॉइंटमेंट हो जाएगा, उनकी पावर और शक्तियां हो जाएंगी। ये सारी चीज़ों को लेकर के मुझे लगता है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को भी इस चीज़ पर कहीं ना कहीं इंटरफेयर करना चाहिए और उनको बोलना चाहिए कि न्याय प्रणाली की जो व्यवस्था है भारत देश में, जो कॉन्स्टिट्यूशन भारत देश का दुनिया का सबसे बड़ा माना जाता है, उसमें वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को अपनी भाषा में इस तरह से बोलने की ज़रूरत नहीं है, मुझे लगता है। सर, जिस तरह का पब्लिक परसेप्शन इस पूरे इन 3 पार्ट्स के स्टे के बाद आया है, ट्विटर पर भी, पब्लिक परसेप्शन में भी, कि पूरी तरीके से सुप्रीम कोर्ट को खारिज करने की कोशिश की जा रही है। जो आखिरी न्याय का दरवाजा है, वहां से अगर एक शब्द आ गया, उसके खिलाफ तमाम तरह की बातें कही जा रही हैं, तमाम तरह की घटिया बयानबाजी की जा रही हैं। जैसा कि ट्विटर पे हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट को सुप्रीम कोर्टा तक कह दिया गया। इस तरह की बातों से किस तरह का परसेप्शन सामने आता है कि क्या अब हम सुप्रीम कोर्ट की भी नहीं मानेंगे? देखिए, ये तो बीजेपी का वास्तविक चरित्र और बीजेपी की वास्तविक मंशा, बीजेपी का लाया हुआ कानून को कैसे पालन करवाया जाए, उसको लेकर के बेला त्रिवेदी का एक स्टेटमेंट पिछले हफ्ते आया था। उन्होंने भी इस चीज़ को बोला था कि हमारे ऊपर बहुत सारे वकील बहुत दबाव बनाते हैं सरकारों के माध्यम से। यह ध्यान रखने की आवश्यकता है कि यह शब्द कहीं न कहीं पर पूरे सुप्रीम कोर्ट के जो वर्डिक्ट आते हैं, जजमेंट पास होते हैं, या दबाव बनाने के तरीका कहीं न कहीं पर जज साहब ने बोला था, तो यह जजमेंट दे करके, यानी स्टे ऑर्डर ही तो अभी लगाया है, उसमें लेकर के इतनी बौखलाहट कैसे आ गई? पूरे सुप्रीम कोर्ट के ऊपर आपने प्रश्न चिन्ह उठा दिया है, पूरे सुप्रीम कोर्ट के ऊपर आपने सारे प्रश्न को ले आकर के पूरा ताम झाम बना दिया है। और मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की इमेज को ऐसा बिगाड़ के रखा है कि IT सेल जो है, जिस भी पार्टीज की होगी, मैं नहीं जानता किसकी है, जो भी व्यक्ति ऐसे करा है, तो इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर कहाँ है? वैसे तो ट्विटरों को बंद करा देते हैं, तो कोई यूट्यूब वाला कोई चैनल बनाया है, अपना पेज चलाता है, तो उसका बंद करा देते हैं। ऐसी न्यूज़ों को फैलाने वाले का क्या नहीं बंद करा रहे हैं? मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं। इसमें मैं जल्दी ही कुछ करने वाला हूं। आप लोग इस चीज़ को लेकर के मैं आपके माध्यम से बोल रहा हूं कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इस चीज़ पे कंसर्न करें कि इस तरह का जो र्यूमर फैलाई जा रही है, जो भी नियम के संवैधानिक के पद हैं, वो भी कुछ जजमेंट देना चाहते हैं, वर्डिक्ट देना चाहते हैं, तो ऐसी र्यूमर्स कौन फैलाता है और ऐसी IT सेल्स कौन है? ऐसी IT सेल के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, या उसका कोई चेयरपर्सन है, या कौन उसको कंट्रोल करता है, कौन फंडिंग करता है? ये सब चीज़ों के प्रश्न हम जल्दी कर रहे हैं। आप लोग इसको कल तक में इन चीज़ों को देख लेंगे, पब्लिक डोमेन पर होंगी। हाँ सर, अभी 3 हिस्सों पर स्टे लगाया गया है। 7 दिन का इंतजार करेंगे, जब तक सॉलिसिटर जनरल साहब जवाब नहीं पेश करते तब तक ये स्टे रहेगा। 7 दिन बीत जाने के बाद आपको क्या लगता है कि आप भी उस समय कोर्ट रूम में थे, आपको क्या लगता है कि क्या ये स्टे कंटिन्यू होगा? क्या सरकार और समय मांग सकती है, या फिर अगर जवाब आ भी जाता है तो इस पूरी कानूनी लड़ाई का आगे क्या रुख हो सकता है? इस पूरे जवाब का 2 लाइनों में मैं समाधान बता रहा हूँ आपसे अपने तरीके से। ये मेरा समाधान हो सकता है। पहला ये कि यदि उनका जवाब नहीं आया, दूसरा ये कि जवाब आ गया, दोनों चीज़ों का जवाब नहीं आया तो जो स्टे ऑर्डर है फर्दर कंटिन्यू रहेगा, अभी आपसे बता दे रहा हूँ। और यदि ये नहीं आया जवाब, ये मतलब जवाब आ गया, तब उस समय पर यह भी ध्यान रखना है कि जो 2 चीज़ें मैंने और भी बोला है, अर्थात 2 चीज़ें कौन कौन सी आप लोगों को मैंने बोला है कि इस्लाम 5 साल का मिनिमम प्रैक्टिशनर होना चाहिए। प्रैक्टिशनर की क्राइटेरिया कुछ डिफाइन नहीं है, तो अनकॉन्स्टिट्यूशनली उसमें भी स्टे लगेगा। उसको भी रिपील्ड करने के लिए कोर्ट कहेगा कि डिलीट करिए इसको भी आप। दूसरा, इसके साथ में जो टैक्सेस इनफिनिट टाइम तक लगता है, उस पर भी कोर्ट अभी इस पर भी स्टे लगाएगी, अर्थात 3 वो 2 ये 5, ये 5 मिला करके हम लोग जो अभी तक कर रहे हैं, बाकी चीज़ें और भी उसमें अमेंड करने के लिए हम लोग रिक्वेस्ट किए हैं। ये फर्दर यानी फाइनली तरीके से कोर्ट डायरेक्शन करेगी कि आप इस पे जो है इसको दोबारा से इम्प्रूव करिए, सुधार करिए। और मुस्लिम माइनॉरिटीज़ को लेकर के जो है आपने वक्फ बोर्ड का एक्ट लाया है, इस सारी चीज़ों को लेकर, यानी 22 सदस्यीय जो टीम है, 22 सदस्य मुस्लिम होने चाहिए, वो किसी भी के हों, सिया के हों, सुन्नी से, उससे हमारा बहुत मतलब नहीं है। हमारा मतलब सिर्फ है कि वो इस्लाम का है, इस्लाम के व्यक्ति को प्रैक्टिस में मिलना चाहिए। दूसरा, वो काउंसिल सेंट्रल वाला हो गया। दूसरा, स्टेट वाले में आपको पता है कि वक्फ बोर्ड हो गया, उसमें 11 सदस्य हैं, उसमें भी माइनर मुस्लिम है, उसमें भी होना चाहिए। इसी के साथ में आपको पता है कि वक्फ बाय यूजर रहना चाहिए, ये कोर्ट ने बार बार बोला है, इतने सारी चीज़ों के दबाव झेलने के बाद भी बोल रहा है।
तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात कि कलेक्टर कोई भी इंटरफेयर नहीं करेगा अभी, ये ध्यान रखने की आवश्यकता है। सेंट्रल गवर्नमेंट का आदमी है, स्टेट के अंदर में काम कर रहा है, वक्फ बाई यूजर जैसी प्रॉपर्टीज है और वहाँ पर डिस्प्यूट कुछ हो गया, नोटिफाइड डिनोटिफाइड को लेकर के इशू सारी चीज़ें हो गई हैं, तो ये सारी चीज़ें यदि कहीं आती है और कलेक्टर के पास मसला जाता है तो कोर्ट ने इस चीज़ को बोल दिया है कि कुछ भी आप नोटिफाइड डिनोटिफाइड का आप कुछ भी नहीं करोगी। तीन चीज़ें बड़ी महत्वपूर्ण है और मुझे लगता है कि इनका जो हम लोगों ने पढ़ा है, जो इन्होंने बिल लाए हैं एक्ट, उसको सब कुछ देखने के बाद ये 4-5 चीज़ें हो जाएंगी। कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें इससे बचती भी नहीं हैं कि जो इस कानून की मान्यता और उसकी चीज़ों को लेकर के रहेंगी। सर, सब आखिरी सवाल लूँगा मैं। इस पूरे अमेंडमेंट के बाद पूरे वक्फ के मामले में जो सेंट्रल बॉडी बन जाती है वो जो कलेक्टर बन जाता है, उसके आगे कोई और अथॉरिटी नहीं होती है। क्या सुप्रीम कोर्ट को इस किसी भी तरह के कोर्ट को, पहले वक्फ काउंसिल होते थे, वक्फ बोर्ड होता था, उसके बाद जो है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक जाने का जो है प्रावधान था। हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट को बाहर कर देने से क्या ये जो बिल है किसी भी तरीके से सर्वाइव कर सकता है कानूनी तरीके से? नहीं हो, कोर्ट ने इस बात को, जो आपने प्रश्न उठाया है, इसको पहले ही दिन हम लोगों ने इस चीज़ को पहले ही प्रश्न पर उठा लिया था, जिसमें सॉलिसिटर जनरल ने बोला है कि इसका जो है तो ट्रिब्यूनल कोर्ट में इसकी अपील हो सकती है। ट्रिब्यूनल कोर्ट का मतलब आप समझ गए होंगे। उसके बाद से हाई कोर्ट जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। उन्होंने इस चीज़ को क्लियर कर दिया है और ऑन द रिकॉर्ड कोर्ट के एफिडेविट पर दे दिया है। तो ये वाला मसला तो खत्म हो गया कहीं ना कहीं। दूसरा जो 4-5 प्रश्न, अभी 5-6 प्रश्न हमारे मोटे मोटे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, जो ही कल्चर्स और कस्टम को आर्टिकल 25, 26, आर्टिकल 15 से लेके उठा लीजिए, 14 इक्वलिटी बिफोर द लॉ से लेते हुए सीधा आप चले आइए 29 आर्टिकल्स तक, ये बड़े बहुत ही रीजनल लेवल से इसको इन्होंने काउंटर किया है। वो ज़रूर हमारे लिए इश्यूज़ है और मैं चाहता हूँ कि पूरे भारत देश में हमारे सौहार्द तरीके से, चाहे हिंदू हो मुस्लिम हो, सब अपने अपने धर्म को काम करें। सब अपने अपने बेचारे रोजी रोटी कमाते हैं, सुबह से शाम तक दौड़ते हैं, काम करते हैं, और उनको आप रहने के लिए छत देने की छोड़ो। कोई वक्त की ज़मीन में कहीं पर झुग्गी बना के रह रहा है, कोई कहीं रह रहा है, तो उसको अच्छा नहीं कर सकते हो तो कम से कम उनको जीने खाने का रास्ता नहीं दे सकते हो तो उनको क्यों कभी बुलडोजर चलवाओगे, तो कभी कुछ करोगे, कभी क्या तमाशा मचा के रखोगे पूरे देश में। उनको कमाने खाने दो बेचारों को। पूरे देश सबका है, ऐसा थोड़ी नहीं कि एक व्यक्ति विशेष का है। इस चीज़ को लेकर के मैं हमेशा लड़ूंगा और जनता के साथ में हूँ, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो। संविधान सबके लिए एक है और हम सब मानव प्रजाति हैं, सबके लिए एक बराबर तरीके से संवैधानिक तरीके से लड़ाई में हम आपके साथ में हमेशा खड़े। कोई भी धर्म हो, हमारा धर्म से मतलब नहीं है, व्यक्ति विशेष से मतलब नहीं है। किसी के साथ भी अन्याय होगा हम उसके साथ में खड़े हैं। ठीक है, देखिए, किसी के साथ भी अन्याय होगा, कानून हमेशा उसके साथ खड़ा होता है और कभी भी हिम्मत हारने की जरूरत नहीं होती है। कानून के दरवाजे सभी के लिए बराबर तौर से खुले हुए हैं, संविधान ऐसा कहता है। आगे देखते हैं, 7 दिन का समय है वक्फ बिल पर और क्या क्या अपडेट्स आते रहेंगे, तमाम हम अपने चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाते रहेंगे। इस चर्चा के बारे में आपके क्या विचार हैं, कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। कैमरे के पीछे मेरे साथी तौहीद के साथ मैं धारण, बहुत बहुत धन्यवाद।